तनसाज़ी जिस्मानी साख्त को खूबसूरत और बेहतर बनाने का एक कदीम फ़न है। तनसाज़ी की इब्तदा 19वीं सदी के आखिर में हुई, जिसे फादर ऑफ बॉडी बिल्डर यूजेन सैंडो ने मज़ीद तरक्की दी। एक आम बॉडी बिल्डिंग क्लब से लेकर ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा लेने तक बॉडी बिल्डिंग अब दुनिया भर में मशहूर खेल समझा जाता है। पाकिस्तान में तनसाज़ी का मुस्तकबिल मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह हुकूमत की अदम तवज्जोही और माली इमदाद का फुकदान है। तनसाज़ों की नाकामी की एक और वजह गैर तरबियतशुदा कोच, अनरजिस्टर्ड जिम और आगाही है। जी, पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। लड़कों में बहुत जोश है, जज्बा है, बड़े जुनूनी लड़के हैं हमारे, और बड़ा है, इनमें बहुत कुछ है, बहुत खूबियाँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इसकी सपोर्ट नहीं है कोई। सिवाय क्रिकेट के ये किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। अगर ये इसको सपोर्ट करें तो हमारे बॉडी बिल्डर दुनिया में बड़ा नाम कमा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत हैं यहाँ पे, और अपने तौर पे ये हैं जो बाहर जाके अमेरिका में मुसलमानियाँ होके आए हैं और सारा कुछ करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे ना किसी को भेजा गया है और ना ही किसी ने कुछ किया है। नौजवान बॉडी बिल्डर्स में स्टीरॉयड्स और सप्लीमेंट का इस्तेमाल आम होता नज़र आ रहा है। इसके क्या नुकसानात और फ़ायदे हैं? देखिए जी, सप्लीमेंट और स्टीरॉयड जो है ना, ये सप्लीमेंट और नेचुरल डाइट की बेस पे ही बनते हैं आपके। इनका इस्तेमाल होना ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं, इसलिए वो स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं अपने तौर पे, या कुछ लोग जो अपने लालच के लिए कुछ लोगों को करवा देते हैं इस्तेमाल। लेकिन हम बच्चों को यही समझाते हैं कि यार थोड़ा सा लंबा रास्ता, थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से आप कोशिश करें, मेडिसिन वगैरह से, स्टीरॉयड से बचें। नौजवान बहुत कम उम्र में तनसाज़ी करना चाहते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और एक कोच का जिम्मे होना कितना ज़रूरी है? एक बॉडी बिल्डर के लिए परफेक्ट एज कम से कम 17 से 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि इस एज में आकर आपकी ज़रा बोन्स मजबूत हो जाती है, और इससे कम एज में आपकी बोन्स इतनी मजबूत नहीं होती आती है। मतलब गलत एंगल से लगा रही होती है तो वो गलत वेट उठा लेते हैं, जिसकी वजह से कईयों की डिस्क स्लिप हो जाती है, पेन्स वगैरह निकल आती है, इंजरी हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। बेसिकली मैं खुद एक कोच हूँ और एक जिम रन कर रहा हूँ, एक जिम का ओनर हूँ, लेकिन मेरे लिए भी अभी मुझे एक कोच की ज़रूरत होती है, और मैं अभी भी पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूँ, खुद एक कोच के अंडर में गेम करता हूँ। तो कोच का होना बहुत ज़रूरी है, बेशक वो न्यू कमर हो या जैसे भी, मतलब शुरू से 6 साल 7 साल, उसको जितनी मर्जी देर होगी हो, एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है आपके सर पर। काम तनसाज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा और वर्जिश है। इस पर कितना ख़र्चा आता है? देखिए, डाइट पे अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं जिम के लिए, तो उसके लिए आप मिनिमम भी अगर मैं बताऊँ ना आपको, नॉर्मल डाइट के लिए इससे 500 से 600 रुपये आपका मस्ट है। अगर आप प्रोफेशनल डाइट लेंगे, मतलब कि अच्छी फिटनेस के लिए, कि कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं जो भी, उसके लिए 1000 से 1500 रुपये आपका मस्ट है। एक कंपटीशन में स्टीरॉयड्स और सप्लीमेंट का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? जी, रहा सवाल एनाबॉलिक सप्लीमेंटेशन का, डाइट इम्पोर्टेड में मेरा ख्याल है कि 75% डाइट को ही प्रेफर देता हूँ, 80% कह लें, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर हमारे जो यंग जनरेशन हैं वो अपना सप्लीमेंटेशन में ज़्यादा अपने आप को लेके चलते हैं कि चलें हम शॉर्ट कट कोई ऐसा लेके सप्लीमेंटेशन में फ़िट हो जाए, ना वर्कआउट करना पड़े, ना एक्सरसाइज करनी पड़े। हमारे टाइमों में कम से कम ये कि हम अपने आप को नेचुरल डाइट पे लेके चलते थे। हाँ, इंटरनेशनल लेवल्स पे ये ट्रेंड हैं, वो तो यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे इधर न्यू जो कमर लड़के हैं वो यही कोशिश करते हैं कि भाई हमें कोई एनाबॉलिक्स का सहारा दिया जाए या कोई प्रोटीन्स ऐसी दी जाएँ जिससे हम शॉर्ट टाइम में जल्दी फिट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी नेचुरल डाइट को अच्छा लेके चलें, अपनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरीज, कार्ब्स काउंट करके, कैलकुलेट करके करें, मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको किसी एनाबॉलिक्स या सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। दौरे जदीद में टेक्नोलॉजी के आने से तनसाज़ी पर क्या फ़र्क पड़ा? आज के ट्रेनर और पुराने वक्त के उस्ताद में कितना फ़र्क है? असल सूरत हाल ये है कि हमारे ज़माने में जो उस्ताज़ा कराम थे, जो टीचर्स होते थे,
वो बड़े सिंसियर थे, वो प्रोफेशनल लोग नहीं थे, वो अपनी मुआवजा नहीं मांगते थे, वो कोई कीमत नहीं मांगते थे, वो फ़ी सबीलिल्लाह बच्चों को जो उनके पास फ़न था, जो इल्म था, वो बच्चों में ट्रांसफ़र करते थे। आज सूरत हाल ये है कि आप किसी भी जिम में चले जाएं तो जो जिम में कोच होगा वो आपको बताएगा जी अगर आपने मेरे पास ट्रेनिंग करनी है तो मैं आपसे 20,000 चार्ज करता हूँ, मैं 30,000 चार्ज करूँगा पर्सनल ट्रेनिंग का। हमारे ज़माने में पर्सनल ट्रेनिंग का कंसेप्ट नहीं था। हमारे ज़माने में कंसेप्ट ये था कि एक उस्ताद होता था और उसका एक शागिर्द होता था। उस्ताद, बच्चा जो होता था वो उस्ताद की खिदमत करता था, उसकी ताबेदारी करता था, और उस्ताद अदा कराम जो थे वो बड़े सिंसियर होके बड़े मुखलिसाना तरीके से उस बच्चे को जो उनके पास नॉलेज होता था वो ट्रांसफ़र करते थे। ये वजह कि हमारे ज़माने में अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं, और आज के ज़माने में आप देखते हैं जो हमारी नई जनरेशन है जो क्लेम करती है जी हमारे में पोटेंशियल तो बहुत है, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो हम लोग जनाब चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं। जबकि प्रैक्टिकल तौर पे आप देखें कि इंडोर जिम्स आ चुके हैं, इनके पास टेम्परेचर कंट्रोल जिम है, इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट इनके पास अवेलेबल है, ब्रांडेड इक्विपमेंट इनके पास अवेलेबल है। जबकि पुराने ज़माने में ओपन एयर जिम हुआ करते थे, कोई टेम्परेचर कंट्रोल जिम नहीं थे, इक्विपमेंट जो था लकड़ी के बेंच थे, वेट जो थे वो उनमें बैलेंस नहीं था, और मुश्किल था, वेदर सख्त था, और ना आपको सप्लीमेंट अवेलेबल थे, ना आपकी फिंगर टिप के ऊपर आप सारी दुनिया आपकी एक मुट्ठी के अंदर बंद है, आप ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एक टच। आज का नौजवान मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट को तरजीह देता है, लेकिन तनसाजी में क्या ये मुमकिन है? आज का जो बच्चा नौजवान, आज का जो हमारा यंगस्टर है, वो चाहता है कि ओवर द नाइट मुझे करना कुछ नहीं पड़े, और मैं ऐसी मुझे कोई बताएं, आप कोई पिल्स बता दें, कोई ऐसा इंजेक्शन बताएं भाट साहब कि मैं जब सुबह उठूं तो मेरा बाजू जो है ना वो 20 इंच का हो। तो मैं बताना ये चाहता हूँ इसमें बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट नहीं है, ओवर द नाइट नहीं किसी ने भी किया। अब किसी भी एथलीट को, मेरी ज़ात को देख लें, मेरे अलावा अदर दैन पूरी दुनिया में जितने टॉपर हैं, दुनिया में जितने ओलंपियंस हैं, वर्ल्ड चैम्पियन, उनका ट्रेनिंग स्पैन देखें, कितना लंबा उनका ट्रेनिंग स्पैन है, कितने साल लोगों को लगे हैं, 15-20 साल लगे हैं उस पीक पे आते हुए। तनसाज़ों में जहां नाकामी की एक वजह माली मुआवनत है, वहां एक वजह तलीम की कमी भी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे एनाटॉमी में पीएचडी डिग्री मिल रही है, पीएचडी की, बायोमैकेनिक्स के आपने किस एंगल पे एक्सरसाइज करनी है, बायोमैकेनिक्स के अंदर पीएचडी हो रही है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर पीएचडी है, न्यूट्रिशन के अंदर पीएचडी है। कहने का मतलब है 8 पीएचडी लोग मिल के वहाँ पे काम करते हैं तो एक मिस्टर यूनिवर्स, एक वर्ल्ड चैम्पियन, एक ओलंपियन पैदा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे मुल्क के अंदर, मेरी कंट्री के अंदर जो एक मिस्टर पाकिस्तान है, वो कहता है जी कि चूँकि मैं आपको अथॉरिटी हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये करो, कोई साइंटिफिकली उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ क्लेम करता है कि जस्ट मैंने आपको क्योंकि ऑर्डर कर दिया, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं मिस्टर पाकिस्तान हूँ। उसकी अपनी क्वालिफिकेशन, जनरल क्वालिफिकेशन देख लें, वो खुद बेचारा मैट्रिक होगा। कुछ बॉडी बिल्डर चंद कंपटीशन में हिस्सा लेकर खुद को कोच, न्यूट्रिशन और एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं। आपका मिस्टर पाकिस्तान, वो कहता है जी, उनके कार्ड देख लें, विजिटिंग कार्ड नेट पे जाके देख लें, आप फेसबुक पे उनके कार्ड्स देखें, वो लिखेगा जी मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैं बायोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, और स्पोर्ट्स इंजरी का भी वो एक्सपर्ट बना हुआ है। हालांकि ये पीएचडी की डिग्रीज़ हैं जिनको वो क्लेम कर रहे हैं, उनकी आप देखेंगे कितने बेअक्ल लोग हैं जिनकी इतनी सेंस नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बायोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, और मैं स्पोर्ट्स इंजरी का भी माहिर हूँ जी। ये 3 ऐसी डिग्रियाँ जिसमें पीएचडी कराई जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो हमारी बदकिस्मती है कि ये अनपढ़ लोगों ने स्पोर्ट्स पे कब्ज़ा किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग जो हैं इसमें आना नहीं चाहते, और यही हमारी बदकिस्मती है। और पीछे रह जाने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमारे पास पढ़े लिखे लोगों का फुकदान है, और जिन लोगों के पास कोई नॉलेज है वो इसमें कूदना नहीं चाहते, वो इससे एक नाराकशी इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन नौजवानों को सपोर्ट करने में कितना किरदार अदा करती है? अगर आप देखें एट दी प्रेजेंट आपकी हॉकी का कितना बुरा हाल है, और ये इसलिए बुरा हाल नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, आज भी गवर्नमेंट जो है वो करोड़ों का बजट उन्हें दे रही है। इशू इस देश के जो आपकी ओलंपिक फेडरेशन है, जो आपका पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनके जो आप लोगों ने हेड लोग लगाए हुए हैं, उनका कहीं दूर दूर तक जो है वो स्पोर्ट्स के साथ कोई तल्लुक नहीं है।
यही रीज़न है यहाँ पे जो पॉलिटिक्स कर रही है ओलंपिक बैठ के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये अपने से का काम नहीं कर रहे। आप देखें कि अब 5वीं बार जो है वो जो आपके प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक के, वो 5वां इलेक्शन जीत के आ गया। हालांकि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी मुशर्रफ दौर में वो ये था कि 2 टर्न्योर से ज़्यादा कोई बंदा सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट नहीं रह सकेगा। तो इन लोगों ने अपनी ये इजारादारी कायम की हुई है। यहाँ पे नाहल लोग हैं, आप देखें उनको शर्म नहीं आती जनाब फारूक हसन को, जो ओलंपिक के प्रेसिडेंट बने फिरते हैं पिछले 5 टर्न्योर से, कि उन्होंने स्पोर्ट्स का क्या बुरा हाल किया है कि पहले एथलेटिक्स में हम लोग एशिया से मेडल लाते थे, सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल हमारे आते रहे पास्ट में। जब से ये आए हैं पिछले 25 साल से, इन्होंने क्या स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्यों? कि सिर्फ इन्होंने जोड़ तोड़ पैदा किया। हमारी एक ही फेडरेशन थी बॉडी बिल्डिंग की पूरे पाकिस्तान में, आज 6 एसोसिएशंस काम कर रही हैं। अब मुझे बताएं कि हर साल 6 लोग मिस्टर पाकिस्तान होते हैं। पहले एक ही कंटेस्ट होता था, उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, एक आउटस्टैंडिंग बंदा निकलता था, 18 करोड़ 20 करोड़ आवाम में से एक बेस्ट बिल्ट मैन डिक्लेयर होता। आज 6 लोग मिस्टर पाकिस्तान क्लेम करते हैं, 6 मिस्टर लाहौर होते हैं, 6 मिस्टर पंजाब होते हैं। तो कैसे ऊपर आएंगे हम लोग? पहला तो जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट अपना रोल अदा प्ले नहीं कर रही, ना है लोग बैठे हुए हैं, फंड्स इनके पास मौजूद हैं। सिर्फ आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सैलरीज देखें, उठा के देखें, इनके जाएँ नेट पे जाके देखें कि साल की करोड़ों रुपया इनकी सिर्फ सैलरीज जा रही हैं। इनकी गाड़ियों के पेट्रोल और इनके सेल फोनों के बिल जा रहे हैं, इनके यूटिलिटी दफ्तरों के बिल जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ये दायरे बंद करके डायरेक्ट एथलीट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दे तो आप देखेंगे विद इन 2-3 ईयर्स आपको मेडल आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर हुकूमत क्रिकेट के अलावा थोड़ी सी तवज्जो बॉडी बिल्डिंग पर दे, तमाम जिम रजिस्टर्ड करवाए, कोचेस के लिए सर्टिफाइड स्टैंडर्ड हों, स्टीरॉयड्स और सप्लीमेंट्स को रोके, तमाम एथलीट्स को माहाना वजीफ़ा दिया जाए, तो हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।